गाइस, वेलकम टू वीना क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में, यानी कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया उदारीकरण क्या है। आज हम लोग जानेंगे निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पिछला वीडियो देखें, तब ये वीडियो देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आज हम लोग जानेंगे निजीकरण क्या है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है निजीकरण, यानी कि निजी किया जा रहा है। तो इसमें इंडस्ट्री को निजीकरण कर दिया जा रहा है, यानी कि जो उद्योग है उसे निजीकरण कर दिया गया है। तो 1956 में जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें 17 ऐसे इंडस्ट्री थे जिसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकती थी। इसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं खोल सकती थी। तो अब क्या किया गया 1991 में, इसकी संख्या कम कर कर 3 ऐसे इंडस्ट्री थे जिसे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर इन्हें नहीं खोल सकती थी, बाकी सारे उद्योग को प्राइवेट सेक्टर खोल सकती थी। यानी कि 17 इंडस्ट्री को कम करके 3 इंडस्ट्री बना दिया गया, यानी कि 3 ही इंडस्ट्री ऐसे थे जिसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर खोल सकती थी और प्राइवेट सेक्टर इसमें हाथ नहीं लगा सकती थी। यानी कि इंडस्ट्री को क्या किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। पहले बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए थे जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर विकास नहीं कर पा रहे थे, तो उन नियम कानून में को छूट दिया गया और उन्हें ख़त्म किया गया, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर अब विकास कर सके। उसके लिए न्यू नियम कानून बनाए गए 1991 में। तो उसमें था प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो ऐसे कंपनी थे जिसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकती थी, उनकी संख्या कम कर दी गई और अब मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उन कंपनियों को खोल सकती थी, लेकिन 3 इंडस्ट्री को छोड़कर। तो 3 इंडस्ट्री क्या क्या थे? पहला एटॉमिक पावर, रेलवे और डिफेंस। इन 3 उद्योग को छोड़कर बाकी सभी उद्योग को प्राइवेट सेक्टर लगा सकती थी, खोल सकती थी। तो जब निजीकरण किया गया, यानी कि उद्योग को निजीकरण कर दिया गया, तो उससे ये था कि जो निजी व्यक्ति हैं वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे और अपने न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जिससे कि ये होगा कि उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलेगी, और जब उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलेगी तो सरकार उनसे टैक्स लेगी। तो इससे ये हुआ कि सरकार को भी फायदा होगा, जिससे सरकार को फायदा होगा तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और जब न्यू टेक्नोलॉजी प्रयोग किया जाएगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कंपटीशन कर सकती है। यानी कि जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो वह यहाँ से विदेशों में भी वस्तुओं को निर्यात करेगी, जिससे कि निर्यात भी बढ़ेगी। पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ बैंकों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकती थी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर उसे नहीं खोल सकती थी। तो इससे भी बैंक को भी निजीकरण कर दिया गया, यानी कि बैंक को अब प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकती थी। तो इससे ये होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, यानी कि विदेशी बैंक, वो भारत में काम करने लगी। जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका के बैंक है, वो भारत में काम करती है। सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ये सब वर्ल्ड बैंक है जो कि आज इंडिया में कार्य कर रही है। अब इंडियन प्राइवेट बैंक भी है, जो कि एक निजी व्यक्ति उस बैंक को हैंडल करती है। तो वो क्या क्या है? तो पहला HDFC बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। ICICI बैंक, ये भी प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक, ये भी प्राइवेट बैंक है। तो ये जब निजीकरण किया गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बैंक को खोल सकती थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी बैंक को खोल सकती थी। तो जिसके कारण बैंकों का विकास हुआ और इससे आम जनता को और सरकार को भी प्रॉफिट मिला। हम लोगों ने देखा कि निजीकरण क्या है। तो इसमें
जो उद्योग को है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप दिया जा रहा है, यानी कि उद्योग को निजीकरण कर दिया जा रहा है, जिससे कि निजी व्यक्तियों को भी फ़ायदा हो रहा है और सरकार को भी प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो 1956 में जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत बहुत सारे कड़े नियम कानून बनाए गए थे और 17 इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकती थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकती थी। और बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर विकास नहीं कर पा रहे थे। तो इससे ये हुआ था कि जो पब्लिक सेक्टर को अहम रोल दे दिया गया था, तो इसके कारण शुरू में तो पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट दिखाई, लेकिन 1990 तक आते आते वो लॉस में चलने लगी, यानी कि वो हमेशा घाटे में रहती थी। तो जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा था और भारत देश में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रहे थे। तो जिसके कारण भारत देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही गिर गिर चुकी थी। तो फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया 1991 में और फिर उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे कि उदारीकरण किया गया, निजीकरण किया गया और वैश्वीकरण किया गया। तो निजीकरण किया गया जिसमें कि जो 17 इंडस्ट्री थे उसकी संख्या कम कर दी गई और तीन ही इंडस्ट्री को छोड़ दी गई, यानी कि 3 इंडस्ट्री को ही अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर लगा सकती थी, बाकी सभी ऐसे सभी उद्योग को निजी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर खोल सकती थी, लगा सकती थी बिना सरकार से परमिशन लिए हुए। तो इससे ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से विकास किया। तो अब हम लोग जानेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या है। किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो 1991 में वैश्वीकरण किया गया, यानी कि भारत के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया गया, यानी कि कोई भी देश अब भारत में आकर व्यापार कर सकते थे और भारत देश भी कोई भी देश में जाकर व्यापार कर सकती थी, यानी कि भारत देश अपने अर्थव्यवस्था को सभी देशों के लिए खोल दिया। जो कड़े नियम कानून बनाए गए थे उसमें छूट दिया गया, जिसके कारण अब कोई भी दूसरे देश भारत में आकर आसानी से व्यापार कर सकती थी। तो इसमें क्या क्या किया गया, तो पहला, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया। पहले था 40%, यानी कि दूसरे देश के इन्वेस्टर भारत में अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40% तक ही इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा वो हकदार नहीं बन सकते थे। लेकिन उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया और उसको बढ़ा के कर दिया गया 51%। तो इससे क्या हुआ कि वो उनको प्रोत्साहन मिला, यानी जो दूसरे देश के इन्वेस्टर हैं उनको प्रोत्साहन मिला कि इनकी जो लिमिट है उन्हें बढ़ा दिया गया, जिसके कारण उनकी जो कंपनी पर जो हकदार है वो उनकी बढ़ जाता है, यानी कि वो 51% तक के वो उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। तो उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या किया गया, रिडक्शन इन कोटा अप टू मैक्सिमम लिमिट, यानी जो कोटा सिस्टम थे उसको मैक्सिमम कर दिया गया। यानी कि कोटा सिस्टम क्या है ये हमने पिछले वीडियो में बात किया है, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं क्या है। पहले जब हम किसी वस्तु का आयात करते थे, यानी कि दूसरे देशों से मंगाते थे, तो ये कोटा फिक्स था, यानी कि भारत सरकार ने एक कोटा फिक्स कर दिया था कि आप किसी भी वस्तु का 20 पीस ही मंगा सकते हैं या 40 पीस ही मंगा सकते हैं, ऐसा कोटा फिक्स था। यानी कि आप 20 पीस ही मंगा सकते हैं या फिर 40 पीस ही मंगा सकते हैं, इतना से ज़्यादा आप किसी भी वस्तु को नहीं मंगा सकते हैं दूसरे देशों से। तो इसे मैक्सिमम कर दिया गया, यानी कि 20 को 40 बना दिया गया और 40 को 80 बना दिया गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब आयात कर सकते हैं, यानी कि इसकी संख्या को मैक्सिमम कर दिया गया 1991 की पॉलिसी में, यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में। तीसरा था
रिमूव ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया ना। तो अब जानेंगे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है। तो पहले ये नियम था कि अगर कोई भी वस्तु को जब आप दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो उसके बदले आपको सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसको बोलते थे एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। 1991 में इसे हटा दिया गया। यानी कि एक तो हम निर्यात कर रहे वस्तु को, इससे सरकार को फ़ायदा है कि विदेशी मुद्रा का प्राप्ति होगा, और ऊपर से क्या हो रहा है कि सरकार हम से टैक्स भी ले रही है। तो इससे एक तो सरकार को फ़ायदा हो रही है, ऊपर से हमें टैक्स ले रही है, तो हम क्या होते हैं कि निर्यात करना नहीं चाहते। तो इसे क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। यानी कि आप कोई भी वस्तु को दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो इसके बदले आपको सरकार को कोई भी टैक्स यानी कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। इसे ख़त्म कर दिया गया। चौथा था रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी था उसमें क्या किया गया, कमी कर दिया गया। तो अब जानेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या है। तो जब हम दूसरे देशों से आयात करते हैं वस्तु को, यानी कि दूसरे देश के लोग जब अपने वस्तुओं को हमारे देश में निर्यात करते हैं, जब भेजते हैं, तो उसके बदला सरकार को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो जिसके कारण जब अधिक से अधिक टैक्स लिया जाता था तो इससे ये होता था कि उनकी जो वस्तु है वो हमारे देश में आकर उनकी कीमत अधिक हो जाती थी, जिसके कारण उनका डिमांड भी कम हो जाता था। तो इसे क्या किया गया, कम कर दिया गया, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी था इसे कम कर दिया गया। तो अब अगर कोई भी देश हमारे देश में कोई भी वस्तु को भेजती है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन कम देना पड़ेगा, अब उतना अधिक नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइस है वो डिक्रीज होगी, और इससे उनकी वस्तुओं का जो डिमांड है हमारे देश में इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो वो अपने वस्तुओं को अधिक से अधिक निर्यात करना चाहेंगे। पांचवा MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी भी का विकास हुआ, जैसे कि LG, एप्पल, डेल, होंडा, सैमसंग। ये एक ऐसे कंपनी है जो कि सभी देशों में कार्य करती है। तो जब वैश्वीकरण किया गया तो ये कंपनी हमारे देश में भी काम करने लगी। जैसे आपने LG का मोबाइल देखे होंगे, टीवी देखे होंगे, एप्पल का भी मोबाइल, टैब, लैपी, ये सब देखे होंगे। तो ये जब वैश्वीकरण किया गया तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भारत देश में भी आकर काम करने लगी। तो इससे ये हुआ कि इससे भारत सरकार को तो फायदा थी, साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिला। तो जब वैश्वीकरण किया गया तो 1990 में जो विदेशी मुद्रा भंडार थी वो बहुत ही कम हो गई थी। तो जब वैश्वीकरण किया गया तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। तो 1990 में ये था 110 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन जब वैश्वीकरण कर दिया गया तो 2018 तक ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया, 4,418 मिलियन डॉलर। यानी कि देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ। पहले था 110 करोड़ सिर्फ, लेकिन जब वैश्वीकरण किया गया तो ये बढ़कर हो गया 418 मिलियन डॉलर। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही फायदा हुआ। तो ये जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया गया 1991 में, उसमें निजीकरण किया गया, वैश्वीकरण किया गया और उदारीकरण किया गया, जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था जो डूब रही थी वो उसमें बढ़ोतरी हुई या वो तेजी से विकास हुआ।
तो इसका श्रेय जाता है, ये किन किन नेतृत्व में लागू किए गए थे, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। यानी कि ये दोनों के नेतृत्व में ही ये नियम लागू किया गया भारत देश में। तो कहा जाए तो इनका श्रेय जाता है ये दोनों को ही। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो दुनिया के जो सामने आए वो ये दोनों ही थे, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके कारण जो आज हमारी जो देश के जो अर्थव्यवस्था है वो वर्ल्ड में कंपटीशन कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में जानेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। धन्यवाद।